बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी जो होता है उसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। यानी ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर उसके तुलना में कम होता है। इसके अलावा गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर घटता है, उसी तरह से पृथ्वी के नीचे केंद्र की तरफ जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी गुरुत्वीय त्वरण का मान जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान घूर्णन के कारण भी कम हो जाता है। और यह बात डिस्कस की गई थी, ये समझाने की कोशिश की थी मैंने कि जब कोई जो है वस्तु पृथ्वी के तल पर स्थित है तो क्या होता है कि घूर्णन के कारण प्रत्येक वस्तु जो है एक अलग अलग वृत्तीय पथ में घूर्णन कर रही होती है, या कहें वृत्तीय पथ में गति कर रही होती है, जिसके कारण उस पर बाहर की ओर यानी घूर्णन अक्ष का जो केंद्र है, उसका वृत्तीय पथ का जो केंद्र है उससे बाहर की ओर अपकेंद्र बल लगता है। और यदि घूर्णन पृथ्वी न कर रही होती तो उस अवस्था में उसके जो है केंद्र की ओर बल लगता, यानी पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती, जो कि वस्तु का वास्तविक भार होता। लेकिन क्योंकि घूर्णन तो कर ही रही है, इसलिए जो अपकेंद्र बल लग रहा है और जो वास्तविक भार होना चाहिए, इन दोनों बलों का परिणामी मान जो होगा वो आभासी भार कहलाएगा। एक तरह से जो है हम अपना आभासी भार ही तो ले रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी तो लगातार घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन के कारण हमारा भार जितना आना चाहिए उससे कुछ कम आता है। तो इस आधार पर हमने गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात किया था और उसका फार्मूला निकाला गया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम जो है पृथ्वी के समीप या पृथ्वी तल पर स्थित किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, गुरुत्वीय विभव का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई मैग्नेट है, चुंबक के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में यदि कोई लोहे का टुकड़ा रख दिया जाए तो वो क्या अनुभव करता है, एक आकर्षण बल का अनुभव करता है। वो लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। थोड़ा और समीप लाएं तो आकर्षण बल का मान और बढ़ जाता है, दूर ले जाएं तो आकर्षण बल का मान घट जाता है। तो उसी प्रकार क्योंकि हमने समझा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है, जिसको कि हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अर्थात प्रत्येक वस्तु के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें किसी दूसरी वस्तु को, द्रव्यात्मक वस्तु को रख दिया जाए तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो किसी पिंड, किसी वस्तु, किसी कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कि दूसरा कण या दूसरा वस्तु जो है आकर्षण बल, जो कि जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को उस दिए गए पिंड का या कण का गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। यानी किसी भी पिंड के चारों तरफ, भाई हर एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित कर रहा होता है, तो जब भी हम कोई दूसरा पिंड उसके समीप लाते हैं, किसी एक पिंड के समीप जो दूसरा पिंड लाते हैं तो वो आकर्षित होता है। और इस आकर्षण का मान हमने ये भी समझा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है घटता जाता है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र का मान घटता जाता होगा, है ना, जिसके कारण आकर्षण बल का मान कम होता जाता है।
तो यहां पर मैंने उसको लिख भी रखा है कि गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती, किसी कण या पिंड के परितः वह स्थान जिसमें उस कण या पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, उसे उस कण या पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव हम कैसे करेंगे? जब कोई दूसरा पिंड लाएंगे उसके गुरुत्वीय क्षेत्र में, तो वो पिंड जो है पहले पिंड से आकर्षित होगा, क्योंकि वो पहले वाले पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा है। तो इसकी तीव्रता, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र का मान मतलब उसकी तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सीधा सा तरीका है किसी पिंड या वस्तु के गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करेगा, उसे उस बिंदु पर दिए गए पिंड की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। मतलब कोई पिंड रखा हुआ है, उसके गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान रख दीजिए और उस पर जितना बल कार्य करे, वही उस बिंदु पर उस दिए गए पिंड की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब मान लिया हमने एकांक द्रव्यमान न रख करके यम द्रव्यमान रख दिया, माना कोई यम द्रव्यमान की वस्तु हमने किसी दूसरे पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में रख दी और उस पर बल जो है यफ लग रहा है, तो हमें तो परिभाषा के अनुसार चलना है। तो परिभाषा के अनुसार एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जितना बल यम द्रव्यमान पर लग रहा है, तो हम लगने वाले बल को यम से भाग दे देंगे, तो एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए हमने यहां पर नोट कर रखा है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमने यहां पर लिख भी रखा है, हम इसको दोबारा लिखते हैं कि माना किसी यम द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्वीय क्षेत्र में बल यफ कार्य करता है, तो माना किसी यम द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर बल यफ कार्य करता है, तो उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई बराबर हो जाएगी, परिभाषा के अनुसार हमें देखना है कि एकांक द्रव्यमान पर कितना बल लगेगा। यम द्रव्यमान पर तो यफ बल लग रहा, तो एकांक द्रव्यमान पर बल लगेगा यफ बटे यम। बल एक सदिश राशि है, तो ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होगी। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन बटे किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम है। अब मान लिया हमें किसी यम द्रव्यमान का पिंड है, इसी परिभाषा के अनुसार हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला भी निकाल लेते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता माना कोई
पिंड जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम दे रहे हैं है इस के गुरुत्वीय क्षेत्र में इस पिंड से r दूरी पर कोई सूक्ष्म यम द्रव्यमान का दूसरा पिंड रखा है, तो दोनों पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल, आकर्षण बल लगेगा। ये पिंड जो है ये रखा हुआ है और इस पिंड के चारों ओर जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसमें कोई दूसरा पिंड, सूक्ष्म पिंड रख दिया गया है जो कि पहले वाले पिंड से r दूरी पर है। तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा G(m)(m)/r²। और ये बिंदु जो है यहां पर हमने A लिया है जो कि इस बड़े वाले पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है। अतः बिंदु A पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर हो जाएगी F/m। एकांक द्रव्यमान कितना यहां पर बल अनुभव करेगा, बिंदु ए पर एकांक द्रव्यमान जितना बल अनुभव करेगा वही बिंदु ए पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इस कैपिटल एम द्रव्यमान वाले पिंड की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, I बराबर हो जाएगा G(m)(m)/r² इंटू m, ये कट जाएगा तो I बराबर हो गया G(m)/r²। और इसकी दिशा जो होगी वो इस बड़े वाले पिंड के तरफ की ओर होगी। यदि हम मान लिया इसको हम बिंदु O पर रखा हुआ माने तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता AO दिशा में होगी। आकर्षण बल जिस तरफ लग रहा होगा उसी तरफ जो है इसकी दिशा जो है दिशा A से O की ओर होगी। जिस तरफ आकर्षण बल लग रहा होगा उसी दिशा में जो है इस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इसी आधार पर जो हमारा मेन फार्मूला है F/m, इसके आधार पर ही हमने इसका मात्रक निकाला है। इसी के आधार पर हम इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि बीमा निकालने के लिए भी F/m, F का मान रखिए, मतलब उसकी बीमा लिखिए। F की बीमा क्या होती है, mLT-2/m कट गया तो I का जो बीमीय सूत्र आ जाएगा, देखिए आ गया LT-2। और इससे आप जो है निश्चित रूप से फैमिलियर होंगे। ये LT-2 क्या है, त्वरण की बीमा है। तो न्यूमेरिकली आंकिक रूप से जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही होती है, ये बीमा से पता लग रहा है। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और त्वरण या कहीं गुरुत्वीय त्वरण की बीमा समान है। अब हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं और वो है
गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव अगला टॉपिक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए, यहां पर हम गुरुत्वीय विभव की परिभाषा समझेंगे और किस तरह से इसका हम मान ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र ज्ञात करेंगे, उसको समझना जरूरी है। परीक्षा में ये पूछा जाता है। गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले निकालने को परीक्षा में आता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि गुरुत्वीय विभव की जो परिभाषा है वो हम एकांक द्रव्यमान के आधार पर देंगे। तो इससे पहले हम ये बात समझ लें कि मान लिया कोई ये पिंड है, इसका ये बहुत दूर तक फैला हुआ गुरुत्वीय क्षेत्र है और ये हमें मालूम है कि दो पिंडों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो यदि कोई दूसरा पिंड यम है, इस पिंड को यदि इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं तो इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। यदि किसी पिंड को जब किसी गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं तो हमें उन पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और कार्य कैसे निकालते हैं? बल गुणा विस्थापन से निकालते हैं। अब जरा उल्टा सोचें, यदि हम किसी पिंड को बाहर से इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में लाएं तो हमें कार्य प्राप्त होता है। मतलब देखिए, यहां पर तो इसके आकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। मतलब जितना आकर्षण बल लग रहा है उतना बल हमें लगा करके उसको हटाना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई पिंड मान लिया हम गुरुत्वीय क्षेत्र में ला रहे हैं तो हमें कोई बल ही नहीं लगाना पड़ रहा है। ये पिंड जो है जिसको हम ला रहे हैं वो खुद आकर्षित हो रहा है इसकी तरफ। अतः हमें क्या करना पड़ेगा? इस आकर्षण बल के विरुद्ध उतना ही बाहर की तरफ बल लगाना पड़ेगा जिससे कि ये पिंड त्वरित न हो जाए। बिना त्वरण के लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी पिंड को जब हम गुरुत्वीय क्षेत्र में लाते हैं तो वो स्वतः आकर्षित होता है, जिसके कारण हमें उस आकर्षण के विरुद्ध उसके विस्थापन के विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ता है। उतना ही बल लगाना पड़ता है जितना कि आकर्षण बल लग रहा होता है। अर्थात हमें यहां पर इस स्थिति में कार्य प्राप्त हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा। बिना किए हुए ही बस जो है हमें तो और रोकना पड़ रहा है उस वस्तु को, उस पिंड को जिसको कि हम गुरुत्वीय क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं, वो उसमें त्वरण न उत्पन्न हो। इसलिए हमें उस पर एक बल लगाना पड़ता है और बिना त्वरण के हम उस पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें कार्य प्राप्त होता है। यदि कार्य किया जाता है तो वो तो धनात्मक होता है और कार्य प्राप्त होता है तो वो ऋणात्मक लिया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। तो इसकी परिभाषा मैंने नोट कर रखी है गुरुत्वीय विभव की। एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वही कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है। एकांक द्रव्यमान है ना। अब यहां पर जो कार्य हमें प्राप्त होता है इसलिए हमें इसको ऋणात्मक लेना पड़ता है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये परिभाषा तो यहां से नोट कर लेंगे। अब हम यहां पर लिखते हैं, यदि किसी यम द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक
लाने में किया गया कार्य बराबर W है। तो एकांक द्रव्यमान को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? विभव के बराबर होगा, गुरुत्वीय विभव के बराबर होगा। बराबर होगा -W/m। एकांक द्रव्यमान को लाने में जितना कार्य होगा वही उस बिंदु पर, उस दिए गए बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान होगा। यहां कार्य, यहां ऋण चिन्ह, ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि पिंड को लाने में, पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने पर कार्य प्राप्त होता है। कार्य किया नहीं जाता। कार्य किया जाता तो बल जो है उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है। हमें विस्थापन के विपरीत दिशा में जो है बल लगाकर को त्वरण को रोकना पड़ रहा है। बस तो खुद ही अपने आप जा रही है चलती हुई, है ना। तो कार्य प्राप्त हो रहा है, कार्य किया नहीं जा रहा है, इसीलिए हमने यहां पर इसका चिन्ह जो है ऋणात्मक लिया है। अब हम बात करेंगे किसी बिंदु, किसी द्रव्यमान, किसी बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय, ये प्रश्न पूछा जाता है, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। तो माना कोई बिंदु द्रव्यमान m से r दूरी पर कोई दूसरा द्रव्यमान m रखा गया, या कहें कि जो स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है वो इस कैपिटल M द्रव्यमान के पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा है, क्योंकि विभव गुरुत्वीय क्षेत्र में ही तो होगा। यदि वहां गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं है तो गुरुत्वीय विभव भी नहीं होगा। तो यहां पर जो हमने लिया है कि ये पिंड है, बिंदु पे पॉइंट मास ले रहे हैं और ये O बिंदु पर रखा हुआ है और ये इसका द्रव्यमान m है और इससे r दूरी पर कोई दूसरा पिंड बिंदु A पर रखा हुआ है और इससे थोड़ी दूर पर, सूक्ष्म दूरी पर दूसरा बिंदु B है और A B की बीच की दूरी r है और ये अनंत दूरी है, अनंत है। यानी जो हमारा बिंदु द्रव्यमान
ऊपर जो रखा है उससे अनंत दूरी, बहुत दूर हमने माना है ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो द्रव्यमान m रखा है उसके और इस कैपिटल M के बीच लगने वाले बल को निकालते हैं। माना कोई बिंदु द्रव्यमान m से r दूरी पर कोई दूसरा द्रव्यमान m रखा है, दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, या जिसको हम गुरुत्वीय बल भी कह सकते हैं, F बराबर हो जाएगा G(m)(m)/r²। यदि द्रव्यमान m को अति सूक्ष्म दूरी dr, अति सूक्ष्म दूरी dr यानी A से B विस्थापित किया जाए, विस्थापित करने पर किया गया कार्य, यदि द्रव्यमान m को अति सूक्ष्म दूरी dr यानी A से B के बीच की दूरी dr है, विस्थापित करने पर किया गया कार्य, तो कार्य भी सूक्ष्म ही होगा। तो कार्य निकालिए, कार्य बराबर होता बल गुणा विस्थापन, तो यहां dw बराबर हो जाएगा F dr। F का मान G(m)(m)/r², dr हो गया, ये dw का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पिंड को, यम द्रव्यमान के पिंड को इस r दूरी से A से कहां तक ले जाएंगे, अनंत तक ले जाएंगे। परिभाषा क्या कहती है, अनंत से इस जो है पिंड को लाना है, अनंत से पिंड को लाना है, और कहां लाना है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाना है। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस पिंड को, यम द्रव्यमान के पिंड को बिंदु A से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य निकाल रहे हैं। तो जो कार्य का मान आएगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऋण चिन्ह लगा देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए समझिए, तो पहले तो हम इसको जो है पिंड को बिंदु A से अनंत तक ले जाएंगे और किया गया कार्य पता करेंगे। यदि पिंड द्रव्यमान m को, या पिंड लिख सकते हैं, द्रव्यमान m को बिंदु A से अनंत तक ले जाने में, अनंत तक ले जाया जाए तो कार्य कितना होगा। तो हमें देखिए यहां पर समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा, समाकलन द्वारा हम ऐसा ज्ञात कर सकते हैं। W बराबर हो जाएगा, देखिए समाकलन का चिन्ह लगाया, कहां से कहां ले जाना है, R से अनंत तक ले जाना है, और G(m)(m)/r² dr। देखिए जो नियतांक हैं, द्रव्यमान नियतांक हैं, दोनों के द्रव्यमान नियत हैं, G कैपिटल G भी नियत है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा G(m)(m), और इसको r² को ऊपर ले जाएं तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब हमें ऐसा प्राप्त होगा, देखिए r की घात -2 dr। अब इसका समाकलन हमें करना है, तो इसके लिए जो हम सूत्र प्रयोग करते हैं वो हम यहां पर लिख रहे हैं, समाकलन x की घात n, इसका सूत्र होता है x की घात n+1/n+1। तो हमारे यहां पर क्या है, हमारे इस प्रश्न में r की घात कितनी है, r की घात है -2, dr है, यहाँ dx होता है वैसे तो यहां हमारा dr है। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो देखिए समझिए, r की घात -2 + 1 बटे -2 + 1, तो r की घात -1 बटे -1, तो यह माइनस का आएगा r की घात -1,
और ये हम इसको नीचे ले जाएं तो r की घात 1 है वो धनात्मक बदल जाएगी, मतलब -1/r प्राप्त होगा। माइनस का 1/r प्राप्त हो रहा है। इसका समाकलन r की घात -2 dr का समाकलन सूत्र के आधार पर इस तरह से निकालते हैं और फाइनली हमें 1/r माइनस का प्राप्त होता है। तो वही हम डायरेक्ट लिख देते हैं g और इसका समाकलन जो प्राप्त हुआ है -1/r और जो सीमाएं हैं वो अवकलन की सीमाएं r से लगा करके अनंत तक है। इस माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लेते हैं। तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा -GM और 1/r r से अनंत तक। तो देखिए -GM पहले हम लिखते हैं ऊपरी सीमा 1/अनंत -1/r। तो 1/अनंत का मान तो शून्य होता है, ये पद शून्य हो गया और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ गुणा हो जाएगा। तो कार्य का मान ये शून्य हो गया, ये माइनस माइनस से गुणा प्लस का हो गया। तो हमें कार्य कितना प्राप्त होगा, धना GM/r। ये इतना कार्य प्राप्त हुआ। ये कार्य कहां से कहां तक प्राप्त हुआ है, जब हम उस पिंड को यम द्रव्यमान के पिंड को बिंदु ए से अनंत तक ले गए हैं तो ये कार्य प्राप्त हुआ। हमें इसका उल्टा करना है, क्योंकि परिभाषा कहती है एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाना है। तो जो ये मान आया है उसका ऋणात्मक मान लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कार्य है बिंदु ए से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य है। तो अनंत से बिंदु ए तक लाएंगे तो हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा। अतः पिंड को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा -GM/r। अतः बिंदु ए पर विभव या गुरुत्वीय विभव लिख देते हैं, गुरुत्वीय विभव V बराबर होता है, देखिए माइनस वहां पर हमने इसलिए लगाया था क्योंकि कार्य प्राप्त हो रहा है, यहां भी प्राप्ति हो रहा है, क्योंकि माइनस साइन हमने पहले से ले लिया है, इसलिए दोबारा माइनस नहीं लगाना है। तो क्योंकि हमारा कार्य का मान हमने ऋणात्मक ले चुके हैं, तो W/m हो जाएगा और इस तरह से विभव का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। बिंदु ए पर गुरुत्वीय विभव का मान V बराबर हो जाएगा -GM/r। ये कट जाएगा, V बराबर हो जाएगा -GM/r। ये अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है और इसका मान तो ऋणात्मक ही आएगा। यदि यही केस पृथ्वी के लिए कर देते हैं, पृथ्वी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m की जगह पर m ही लिखना पड़ेगा और r की जगह पर r ही लिखना पड़ेगा। तो हमें पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पृथ्वी के लिए V बराबर हो जाएगा -GME/RE। और हम एक और सूत्र प्रयोग करते हैं, क्या, चूंकि G बराबर होता है स्मॉल g, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है GME/RE का वर्ग। तो इस फार्मूले से GME का मान निकाल लें तो GRE² प्राप्त होगा और GRE² यहां रख दें तो B का मान एक नया फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। B बराबर हो जाएगा, क्या रख दें, -GRE²/RE। तो RE से एक RE कट गया तो B का मान हमें प्राप्त हो जा रहा है, B बराबर आ जाएगा -GRE। ये
पृथ्वी का गुरुत्वीय विभव हो गया पृथ्वी तल पर। तो इस तरह से गुरुत्वीय विभव का मान हमने निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार से हम स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकालेंगे और वहां पर केवल अंतर यह रहेगा कि यहां पर हम क्या कर रहे थे, एकांक द्रव्यमान को अनंत से उस दिए गए बिंदु तक ला रहे थे। अब हम एकांक द्रव्यमान को न ला करके यम द्रव्यमान की वस्तु को या पिंड को लाए। तो हम यहां भी जो थे वो यम द्रव्यमान ही थे, लेकिन हमने परिभाषा के अनुसार उसको एकांक द्रव्यमान के लिए किया गया कार्य निकाला। अब हम यम द्रव्यमान को अनंत से किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, वह कार्य उस बिंदु पर उस लाए गए द्रव्यमान या पिंड की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहां पर बस केवल अंतर यह है कि हमें उस एकांक द्रव्यमान की जगह पर वस्तु को लाना है और अनंत से किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाना है। जितना कार्य होगा वही कार्य जो है उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाएगा। परिभाषा तो हमने लिख रखी है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हम ये पृथ्वी के लिए निकालना है डायरेक्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी परिभाषा देखिए, यहां से नोट करेंगे। किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु, स्थित इसमें छूट गया है, स्थित गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है, देखिए हमने यहां पर प्राप्त होता ही लिख दिया है, क्योंकि यहां कार्य प्राप्त पहले भी प्राप्ति हो रहा था, यहां भी प्राप्ति होगा। तो किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है, उसे उस बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और हमें पृथ्वी के सापेक्ष वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला प्राप्त करना है। तो परिभाषा तो लिखी हुई है, यहां से देख सकते हैं। किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है, उसे उस बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु A पर कोई यम द्रव्यमान का पिंड क्या कहें वस्तु रखी है। पृथ्वी तथा पिंड के बीच लगने वाला बल, चित्र बना लीजिए। देखिए ये मान लिया पृथ्वी है, ये इसकी त्रिज्या हम आर ई लेंगे, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम लेंगे, एम ई लेंगे, और इसके केंद्र से हम आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले रहे हैं ए। यहां पर दूसरा पिंड रख दिया या वस्तु रख दी। अब फिर उसी तरह से एक पास में दूसरा बिंदु ले लेंगे बी। ए बी की दूरी जो हो जाएगी वो डी आर के बराबर हो जाएगी, और फिर इसको हम अनंत तक ले जाएंगे। ऐसा चित्र बनाते हैं। तो बल कितना लगेगा, यह बराबर हो जाएगा जी एम ई एम बटे आर का वर्ग। यहां जो है एम ई क्या है, द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। एम ई जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, मान। और त्रिज्या तथा त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या, या तो पहले ही लिख लीजिए यहां पर आर ई है। इतना बल लगा।
अब हम फिर से इस पिंड को ए से बी विस्थापित करेंगे। पिंड को अति सूक्ष्म दूरी dr ए से बी विस्थापित करने पर किया गया कार्य dw बराबर हो जाएगा एफ डी आर। dw बराबर हो जाएगा एफ का मान GMEM बटे R स्क्वायर dr। अब हम जैसा कि इससे पहले निकाला था, इस वस्तु को बिंदु ए से अनंत तक ले जाएंगे। पिंड को बिंदु ए से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य समाकलन किससे ही निकालेंगे, तो W बराबर हो जाएगा, कहां से ले जा रहे हैं, R से अनंत तक ले जा रहे हैं, और ये dW का मतलब है यहां पर इसका मान रख दें, है GMEM बटे R स्क्वायर और dr। ठीक वैसे ही कर रहे हैं और कुछ नया नहीं है। तो W बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकाल लेंगे GMEM बाहर, और इसको 1/r स्क्वायर को लिखेंगे r की घात -2 dr, और सीमाएं हमारी r से जो है अनंत तक है ना। और यदि हम पृथ्वी तल से ले जाएंगे तो उसके हिसाब से सीमाएं ले लेंगे, है ना। तो GMEM, अब देखिए उसी तरह से इसका भी समाकलन करेंगे जैसा कि अभी किया था, नया कुछ नहीं है। देखिए इसका समाकलन क्या प्राप्त होगा, r की घात -2 dr है, तो r की घात क्या हो जाएगी, -2 + 1 बटे -2 + 1, तो r की घात -1 बटे -1 बराबर आ जाएगा -1/r, ये प्राप्त होगा। तो -1/r, और ये हो जाएगा r से लगा के इंफिनिटी तक। आप माइनस का चिन्ह बाहर निकाल लें तो GMEM 1/r और r से अनंत, है ना। तो -GMEM, पहले उच्च सीमा रखते हैं माइनस, तो इस तरह से -GME, देखिए ये शून्य हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस GMEM बटे r। इतना कार्य हमें करना पड़ेगा यदि हम पिंड को या वस्तु को बिंदु ए से अनंत तक ले जाएंगे, तो इतना कार्य करना पड़ेगा। और क्योंकि हमें वस्तु को अनंत से उस बिंदु तक लाना है ना, जहां पर हमें उसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो इसलिए हमें यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लगाना पड़ेगा। अतः पिंड को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा -GMEM बटे r। और यही जितना कार्य होता है वस्तु को अनंत से उस दिए गए बिंदु तक लाने में, वही कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य यहां नोट कर दीजिए, यही कार्य पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा
के रूप में संचित हो जाएगा। अतः बिंदु ए पर पिंड या वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होगी, स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी U बराबर होगी -GmEm बटे R। R जो है वो पृथ्वी के केंद्र से उस बिंदु ए तक की दूरी है। या फिर हम ये फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि R बराबर है RE प्लस H। H क्या है? देखिए ये जो है हमारी पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या RE है, और ये जो दूरी हमने ली है ए बिंदु तक की वो RE है। तो ये यदि पृथ्वी तल से नापें तो बिंदु ए H ऊंचाई पर है, तो R का मान क्या हो जाएगा? R इतना होगा, तो RE में H जोड़ दें तो हमें स्मॉल r का मान पता लग जाएगा। U बराबर हो जाएगा -GmEm बटे RE प्लस H। ये फार्मूला हो गया। और उसी तरह से चूंकि G बराबर होता है GmE अपान RE स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो यहां पर GmE की जगह पर हम लिख सकते हैं GRE का वर्ग। तो नया एक सूत्र बन जाएगा, U बराबर हो जाएगा -GmEm, इसकी GmE की जगह क्या लिख देंगे? GRE स्क्वायर। तो -GRE स्क्वायर, यम तो रहेगा ही रहेगा, बटे RE प्लस H। ये भी फार्मूला है हमारा। तो यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव ऋणात्मक होता है, और अनंत पर जाकर के उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य मानते हैं। अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है इसका मान अनंत पर शून्य लिया जाता है। तो जब अनंत पर शून्य है, अनंत से परे जाएंगे तब धनात्मक होगी, अनंत से पहले रहेंगे तो ऋणात्मक ही रहेगी ना। तो यहां पर हमने पृथ्वी से अनंत दूरी पर हमने स्थितिज ऊर्जा का मान ये मान लिया, यहां अनंत है तो यहां U का मान शून्य होता है। अब इस U का मान यहां पर तो शून्य है, अनंत पर कोई स्थित बिंदु है, मान लिया अनंत पर स्थित बिंदु Q है, तो Q बिंदु पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। उससे पहले इधर की तरफ स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, अनंत से आगे जाएंगे तो धनात्मक होगी। तो हम यहां पर ये बात थोड़ा समझ लीजिए प्लस माइनस की। देखिए हम ये तो सूत्र निकल गया है, हम स्थितिज ऊर्जा के लिए दो सूत्र प्रयोग करते हैं, एक तो mgh करते हैं और दूसरा अभी जो लिखा है U बराबर -GmEm बटे RE प्लस H करते हैं। यहां पर माइनस साइन लगा हुआ, यहां पर धनात्मक है, ऐसा क्या चक्कर है ये? असल में इस प्रश्न में क्या लिया गया है, पृथ्वी तल से ऊंचाई h है ये, तो इस फार्मूले में, इस सूत्र में स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी तल पर शून्य ली जाती है। इसीलिए पृथ्वी तल पर जब शून्य है, देखिए पृथ्वी तल पर शून्य है, इस फार्मूले में पृथ्वी का तल ये है और यहां पर हमने U का मान शून्य लिया है, तब इससे ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा मान, इसलिए यहां पर धनात्मक लिया जा रहा है। जबकि इस सूत्र में स्थितिज ऊर्जा अनंत पर शून्य मानी गई है, अनंत पर शून्य मानी गई है।
जब अनंत पर शून्य है, अनंत दूरी पर, पृथ्वी से अनंत दूरी पर स्थितिज ऊर्जा का मान जो है शून्य माना गया है। ये हमारा समझो रेफरेंस पॉइंट हुआ, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा सापेक्षिक इकाई है। सापेक्षिक स्थितिज ऊर्जा का मान सापेक्षिक होता है, यानी रेफरेंस पॉइंट जो है जिस बिंदु के सापेक्ष ली जाती है उस पर निर्भर करता है। तो यहां पर अनंत पर शून्य हमने ले ली, तो उससे पहले इधर सभी बिंदुओं पर हमें स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होगी। अनंत से और कहीं जाएं आगे, हालांकि अनंत तो सबसे बड़ी दूरी होती है, तो धनात्मक होगी। तो यहां पर जो हमने रेफरेंस बिंदु लिया है वो अनंत लिया है, और तो अनंत से पहले स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक आएगी। एक और हम तरीका बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि देखिए, यदि मान लिया ये पृथ्वी है, पृथ्वी तल पर एक बिंदु ए है, बी है बिंदु, सी है और ये डी है। अब यहां पर यदि हम u का मान शून्य लें तो यहां पर 10 प्लस का 10 होगा, यहां पर 20 होगा, यहां पर 30 होगा, ठीक है। और यदि रेफरेंस बिंदु यहां पर हम शून्य लें, यहां पर डी पर शून्य लें, तो इधर नीचे जाएंगे तो यहां माइनस का 10 हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, यहां पर आएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। हाँ, इससे ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होगा, है ना। तो जो रेफरेंस पॉइंट लिया जा रहा है उसके सापेक्ष ही स्थितिज ऊर्जा का मान प्लस या माइनस होता है। तो यहां पर ए बिंदु पर यदि शून्य लें, u बराबर शून्य है, तो उससे और ऊपर जाएंगे तो u का मान धनात्मक होगा, और जाएंगे तो और धनात्मक हो जाएगा, है ना, और ऊपर जाएंगे तो और धनात्मक, इससे नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक। उसी तरह से यदि डी पर हम शून्य मान लें, u का मान शून्य है, तो उससे नीचे आएंगे, कम दूरी पर ऋणात्मक हो जाएगी, और कम दूरी पर और ऋणात्मक हो जाएगी, और कम दूरी पर और ऋणात्मक हो जाएगी। तो मेरी समझ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्थितिज ऊर्जा का मान सापेक्षिक होता है। इस बात पे निर्भर करता है कि जो बिंदु लिया गया है उसके सापेक्ष हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है जहां पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य मानते हैं। उस बिंदु से आगे की दूरियों में स्थितिज ऊर्जा धनात्मक, उससे पहले की दूरियों में ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा लेंगे। तो उम्मीद है कि आप आज पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।